सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एप्लीकेबल है ये चैप्टर, ठीक है, राइट। अब ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है, अभी हमने CP पढ़ा था इसके पहले और अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू पढ़ रहे हैं। इसकी PDF अराउंड 26 पेजेस की है। अब पॉइंट ये है कि ये जो PDF है ये पर्टिकुलर PDF है अराउंड कितने पेजेस की, 26 पेजेस की है। बट इसमें एक पर्टिकुलर नोट्स है जिसमें प्रोविज़न के साथ साथ जो इंटरप्रिटेशन के जो प्रोविजंस है उसके साथ साथ क्वेश्चंस अटैच्ड है। एंड देन उसके बाद एक और PDF को मर्ज किया गया है जिस PDF में सेपरेटली जो है क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, देखा जाए तो ये PDF अराउंड 14 पेजेस की ही है। बट हो सकता है कि जो ये सेपरेट वाले जो PDF है जिसको मैंने अटैच करके रखी है, इसमें ये वाली PDF में हो सकता है कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हो। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो है रूल को हम समझेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद जब ये PDF ओवर हो जाएगी तो ये जो मर्ज्ड PDF है तो वो PDF को हम स्टडी करेंगे और इस तरीके से जो है ये हम हमारे चैप्टर को ओवर करेंगे। अब पॉइंट ये है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जैसे हमने इसका में जैसे चैप्टर 1 है गवर्नेंस वाला, जो टफ है, बट एक बार समझो इसको, एक बार अगर हम उसमें घुसें, उसको समझे तो एक ईजी चैप्टर हो जाता है। क्योंकि उसमें सिर्फ याद रखने के लिए है 2-4 चीज़ें, मतलब 2-4 चीज़ें तो नहीं बोल सकते, बट जो भी है उसमें सिर्फ याद रखने के पर्टिकुलर पॉइंट्स। इधर भी ऐसा ही है कि इधर भी आपको स्पेसिफिक रूल्स दे के रखे हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हमको चलना है। और इसमें भी पर्टिकुलर ये रूल है, इसमें ये सिचुएशन है, तो कुछ इसमें से बाहर आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे भी रूल्स हैं, तो रूल्स भी ज़्यादा ही हैं। तो सिंस जो है हो सकता है कि इसमें से ही क्वेश्चन आए और उसमें से ही क्वेश्चन आता है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया स्टैचू का मतलब क्या होता है। तो अगर देखा जाए स्टैचू का जो मतलब है, स्टैचू का मतलब होता है लॉ। स्टैचू का मतलब होता है लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट। इट्स अ लॉ विच इज इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट। तो अपन बोल सकते हैं एक इस्टेब्लिश्ड लॉ को बोलते हैं हम स्टैचू। एंड देन फिर बात आती है कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। और जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड डिराइविंग मीनिंग ऑफ लॉ, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड डिराइविंग मीनिंग ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जो है इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग करना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। अब जो अंडरस्टैंडिंग करना है वो एक वैसे भी सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, तो हमको सिस्टमैटिक तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और अंडरस्टैंड करने के लिए बाकायदा हमको बैकग्राउंड समझना पड़ता है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ती है, जैसे कि बैकग्राउंड ऑफ स्टैचू। तो हमको बैकग्राउंड देखना पड़ता है स्टैचू का, क्या ये पर्टिकुलर स्टैचू है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस लूप होल के कारण ये जो है पर्टिकुलर बना। तो ये हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बैकग्राउंड ऑफ स्टैचू के बाद हमको क्या देखना पड़ता है, मीनिंग ऑफ सर्टन वर्ड्स। क्योंकि जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं लॉ में, अब उसमें थोड़े से वर्ड्स है वो टेक्निकल वर्ड्स है, थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स है, उसके मीनिंग हमको समझना पड़ते हैं। और अप्लाई रूल्स एंड एड्स फॉर कंस्ट्रक्शन। उस लॉ को समझने के लिए, उस लॉ को कॉन्स्ट्रू करने के लिए हमको पर्टिकुलर रूल्स को समझना पड़ता है और एड्स को समझना पड़ता है। एंड अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो हमको बाकायदा प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, चीज़ें हमको है पर्टिकुलर फॉलो करनी पड़ती है, और तब जाके एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग करना भी। अब नीड क्यों है इंटरप्रिटेशन की, नीड ये है, इसलिए नीड है इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर लॉ जो है एक डिवाइन प्रिसीशन से बनता हो। ड्राफ्टमैन कुछ ना कुछ तो एरर कर सकता है, ठीक है ना।
तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्ट ड्राफ्टेड विद डिवाइन प्रिसीशन और नॉट, एक्ट अच्छे से बना हो नहीं बना हो, जज ड्राफ्टमैन को ब्लेम नहीं कर सकता। जज को एक इंटेंशन डिराइव करना पड़ सकता है। सिचुएशन अराइज हो सकती है कि लॉ में लूप होल हो, अब लॉ में लूप होल होता है तो हमको फिर उससे मीनिंग डिराइव करना पड़ता है, अथॉरिटी को मीनिंग डिराइव करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये थोड़ी ना बोल सकते कि लॉ जो है एक डिवाइन प्रिसीशन से बना हो, क्योंकि ड्राफ्टमैन भी एक तरीके से पर्सन ही है। तो उस तरीके से फिर ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, और फिर इंटरप्रिटेशन की तब ज़रूरत आ जाती है। अब रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब ये जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं, ये जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं ये बाइंडिंग नहीं है। वैसे भी ये रूल्स बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि देखो जो रिटन लॉ है उसको समझ के मीनिंग डिराइव कर लो, सिंपल सी बात है। बट जब सिचुएशंस आती तब ये रूल एप्लीकेबल होते हैं। अब ये रूल भी बाइंडिंग नहीं है इन स्ट्रिक्ट सेंस। कोर्ट को कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ते हैं, उसके बाद ये जो है पर्टिकुलर रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो कोर्ट को जो है सिचुएशंस देखनी पड़ती है, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है, और सारे सर्कमस्टेंस को देखते हुए वो रूल्स एप्लीकेबल करता है। तो दीज आरंट बाइंडिंग, बट ये एडवाइजेबल है कि आप ये रूल्स को फॉलो कर दिया जाए, पर ये बाइंडिंग नहीं है। तो कोर्ट को अगर देखा जाए तो कोर्ट को सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। तो ओवर अ पीरियड सर्टन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन हैव कम टू बी वेल रिकॉग्नाइज्ड। अब ये वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स है। हाउएवर दिस रूल आर कंसिडर एज गाइड्स ओनली, और ये नॉट इनफ्लेक्सिबल, मतलब ये फ्लेक्सिबल है। दिस रूल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल। तो ये जो पर्टिकुलर रूल है, ये पर्टिकुलर रूल बाइफर्केटेड है एज प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल। अब जो पर्टिकुलर जो बात आती है प्राइमरी रूल की, तो प्राइमरी रूल में क्या चीज़ आती है? प्राइमरी रूल में आते हैं 6 रूल। 6 रूल कैसे? देखो, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, फिर एजुजम जनरल्स। तो LRHBEE, तो LRHBEE लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन और एजुजम जनरल्स, ये इस तरीके के रूल हैं। तो अगर हम बात करें लिटरल कंस्ट्रक्शन की, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में अगर हम एप्लीकेबिलिटी पे जाए, तो एप्लीकेबिलिटी क्या बात करता है इसमें? तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दिस रूल इज यूज इफ वर्ड इन अ स्टैचू आर क्लियर। ये तब यूज होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन जब वर्ड्स जो है वो क्लियर है। जब क्लियर नहीं हो तब दूसरे रूल, पर जब क्लियर है तब ये वाले रूल। जब स्टैचू क्लियर हो, स्टैचू प्लेन हो, लिटरल मीनिंग क्लियर हो, अनएम्बिगुअस हो, कोई दो मीनिंग नहीं हो, और ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल सेंस में हम इसको समझ सकते हैं। देयर इज नथिंग टू इम्प्लाई दैट द वर्ड्स और द लैंग्वेज हैव बीन यूज्ड इन अ स्पेशल सेंस। ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि जो वर्ड है वो स्पेशल सेंस में यूज़ करे गए हैं जो डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल सेंस हो। तो इधर रूल ऑफ ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स लगते हैं इस पर्टिकुलर रूल में, जो है रूल ऑफ ग्रामर लगता है। अनलेस लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, जब लैंग्वेज एम्बिगुअस हो तब तो रूल ऑफ ग्रामर नहीं लगेगा। अब क्या है कि इफ़ स्टैचू यूज एवरीडे वर्ड, पर खैर अभी हमने ये बात करी, तो लिटरल मीनिंग शैल बी अडॉप्टेड वॉट एवर बी द कॉन्सिक्वेंसेज, ओनली वन मीनिंग इज पॉसिबल फॉर अ प्रोविजन। तो वॉट एवर बी द कॉन्सिक्वेंसेज, देखो हो सकता है कि वो वर्ड का मीनिंग जो है थोड़ा सा फेवर में नहीं हो, थोड़ा सा हार्श हो, बट फिर भी वॉट एवर बी द कॉन्सिक्वेंसेज, वो वन मीनिंग अप्लीकेबल होगा, वही एप्लीकेबल होगा। फीचर्स क्या है? दिस वर्ड आर कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू नेचुरल, ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर मीनिंग। जो वर्ड को समझा जाता है नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर मीनिंग के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि देखो क्या बोल के रखा है, इसमें जो भी वर्ड है वो माना जाएगा कि यार एवरीडे वर्ड जैसे यूज़ हो रहे हैं, एक नेचुरल, ऑर्डिनरी और एक जो पॉपुलर मीनिंग है उसका वो यूज़ हो रहा है। अब जैसे कि इसमें मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल जैसे कि वेजिटेबल, जैसे कभी स्टैचू में वर्ड आए वेजिटेबल, तो एक मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि स्टैचू में वर्ड आया नहीं आया जो भी है। अब वेजिटेबल है तो नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर मीनिंग। तो नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर मीनिंग में वेजिटेबल में जो वेजिटेबल्स है वो है, अब मुझे बताओ क्या बीटल नट्स या बीटल लीव्स जो है वो क्या वेजिटेबल होती है क्या? नहीं।
तो बीटल लीव्स आर नॉट वेजिटेबल, क्योंकि देखा जाए तो ऑर्डिनरी सेंस में जो बीटल लीव्स होती है उसको हम वेजिटेबल जैसे इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको वेजिटेबल जैसे नहीं मानते हैं। तो नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर मीनिंग देखा जाता है। क्या देखा जाता है? नेचुरल, ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर मीनिंग, राइट। फिर सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है लाइव स्टॉक। अब जैसे लाइव स्टॉक है, तो अगर लाइव स्टॉक के हम नेचुरल, पॉपुलर और ऑर्डिनरी मीनिंग देखें, तो लाइव स्टॉक में अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक एनिमल आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल तो आते हैं, बट वाइल्ड एनिमल नहीं आते। क्योंकि अगर नेचुरल, पॉपुलर में देखें तो वाइल्ड एनिमल, कार्निवोरस, ये सब नहीं आते। फिर अगर हम देखें चिक, तो चिक जो होती है वो बर्ड्स में आती है, वो बर्ड्स में, तो बर्ड्स में क्लासिफाइड होती है, ठीक है। तो क्लासिफाइड इन बर्ड्स बट नॉट इन एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में 4 लेग एनिमल्स की बात करते हैं हम, बट इधर चिक की बात करें तो चिक में बर्ड में कवर होता है, वो एनिमल में कवर नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर में ऐसे ही उसको गिना जाता है। तो इस तरीके से हमने नेचुरल, ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर मीनिंग को समझा। 1 सेकेंड, 5 6 करने, 6 कर, राइट। ठीक है। अब इम्प्लीकेशन क्या है? इफ़ अ वर्ड ऑफ एवरीडे यूज सच वर्ड शैल नॉट बी गिवन एनी डिक्शनरी और टेक्निकल मीनिंग। अब जब एवरीडे यूज में है तो उसके डिक्शनरी और टेक्निकल मीनिंग थोड़ी ना देंगे। इफ द स्टैच्यूट डील विद द मैटर वुड एट्रीब्यूट टू अ टेक्निकल मीनिंग देन सच वर्ड मस्ट बी गिवन अ टेक्निकल मीनिंग। पर अगर वर्ड ऑफ एवरीडे यूज नहीं है, अब वर्ड ऑफ एवरीडे यूज की जगह जो है टेक्निकल मीनिंग टू अ वर्ड है, किसी वर्ड का टेक्निकल मीनिंग है, तो उसको टेक्निकल मीनिंग दिया जाएगा। इफ़ अ वर्ड रिलेट टू पर्टिकुलर ट्रेड, अगर पर्टिकुलर ट्रेड के रिस्पेक्ट में वर्ड है तो उसको वो मीनिंग दिया जाएगा जो अंडरस्टूड बाय एवरीबडी हो। जैसे कि कमीशन एजेंट में हम आड़त वाला वर्ड यूज़ करते हैं, आड़तिया। अब आड़तिया जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये भैया ये जो है हमारा, ये एवरीडे वर्ड है, ये ट्रेड में यूज़ होता है। अब जैसे कि इंसेंट स्टिक की जगह अगर हमने अगरबत्ती लिखी तो ये टेक्निकल, पर्टिकुलर ट्रेड में अगरबत्ती बोला जाता है, तो अगरबत्ती बोला जाता है, तो ये पर्टिकुलर मीनिंग है, ये अंडरस्टूड बाय एवरीबडी है। तो इस तरीके से जो है हम वो वर्ड यूज़ करेंगे जो अंडरस्टूड बाय एवरीबडी हो। तो हमने 3 वर्ड की बात करी। पहला वर्ड की बात करी हमने जो एवरीडे यूज़ है जिस वर्ड का, फिर हमने पढ़ा एक टेक्निकल वर्ड, ठीक है, तो उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग देंगे, टेक्निकल मीनिंग देंगे, और एक देंगे ट्रेड वर्ड, जो पर्टिकुलर वर्ड जो ट्रेड में यूज़ होता है। तो 3 तरीके के वर्ड की बात कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं भैया 3 तरीके के वर्ड कौन सी वर्ड है। एवरीडे वर्ड, एवरीडे वर्ड की बात करी। दूसरी हमने वर्ड की बात करी टेक्निकल वर्ड। फिर तीसरी हमने जो बात करी वो हमने बात करी है ट्रेड वर्ड। अब इम्प्लीकेशन, तो इधर क्या बात करें, फ्रेजेस एंड सेंटेंस आर कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। एंड इम्प्लीकेशन, ऑर्डिनरी अ स्टैच्यू मस्ट बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू प्लेन नेचुरल मीनिंग दिया जाएगा। एवरीडे वर्ड इज टू बी गिवन अ मीनिंग। नो वर्ड शुड बी एडेड, अल्टर्ड एंड मॉडिफाइड। कोई भी वर्ड एडेड, अल्टर और मॉडिफाइड नहीं होंगे। हमको यही समझना है कि लैंग्वेज स्पीक द माइंड ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेज स्पीक द माइंड ऑफ पार्लियामेंट। तो जो लैंग्वेज दे के रखी है वही लैंग्वेज पार्लियामेंट को भी बोलनी थी। अब पॉइंट ये आता है, हाँ, तो ऑर्डिनरी अ स्टैच्यू मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट टू प्लेन नेचुरल मीनिंग। कोई भी वर्ड एड, अल्टर्ड, मॉडिफाइड नहीं होगा। कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट, नो रेफरेंस कैन बी मेड टू लीगल डिसीजंस। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई लीगल डिसीजन का रेफरेंस भी नहीं जाएगा। लिमिटेशन क्या है कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो। अब डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि डिक्शनरी के मीनिंग तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी का मीनिंग
वाइड है, किसी का मीनिंग रिस्ट्रिक्टेड है। विच ऑफ दिस मीनिंग इज़ टू बी यूज इज़ नॉट मेड क्लियर बाय द लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब कोई पर्टिकुलर वर्ड है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है। अब जब एक से ज़्यादा मीनिंग है तो हो सकता है कि कुछ मीनिंग का स्कोप ज़्यादा हो, कुछ मीनिंग का स्कोप कम हो, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में जो है ये लिटरल इंटरप्रिटेशन वाला रूल काम नहीं आता। विच ऑफ दिस मीनिंग इज़ टू बी यूज इज़ नॉट मेड क्लियर बाय द लिटरल इंटरप्रिटेशन, द इंटेंशन ऑफ लॉ इज़ इग्नोर्ड। अब इधर भी इंटेंशन ऑफ लॉ इग्नोर्ड है, जो दे के रखा है वो समझना पड़ेगा, भले ही लॉ का इंटेंशन वैसा नहीं हो, बट जैसा दे के रखा है हमको वैसे ही समझना पड़ेगा। अब लैंग्वेज ऑफ अ स्टैचू कैन नॉट बी प्रिसाइज टू कवर ईच एंड एवरी पॉसिबल सिचुएशन। और एक लिमिटेशन ये है कि कोई लैंग्वेज ऑफ द स्टैचू प्रिसाइज थोड़ी ना होती है। देखा जाए तो ड्राफ्टमैन हर चीज़ को प्रिसाइजली ड्राफ्ट थोड़ी ना कर सकता, हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो। अब जब कुछ ना कुछ एरर हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए अगर हमने रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाया, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जैसा लिखा है हमने वैसे ही समझा है। हो सकता है कि उसने कुछ गड़बड़ करी हो, तो हमने उसको भी हम वैसे ही समझ लेंगे और हम उसको गलत समझ लेंगे। रादर देन हमको इंटेंशन ऑफ लॉ को समझने के लिए हम फॉर्म पर चले जाएंगे, रादर देन हमको सब्सटेंस को समझने के लिए। तो इधर बात ये करी है कि लैंग्वेज ऑफ अ स्टैचू कैन नॉट बी प्रिसाइज टू कवर ईच एंड एवरी पॉसिबल सिचुएशन। अब सारी पॉसिबल सिचुएशन तो कवर करने से रहा, इसलिए लिमिटेशन इधर आ जाती है कि जब वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो, इंटेंशन ऑफ लॉ को तो ये इग्नोर ही कर देता है, और लैंग्वेज कोई ऐसी प्रिसाइज नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ एरर हो, कुछ ना कुछ सिचुएशन इसने कवर नहीं करी हो। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी कब होती है? जब लैंग्वेज वो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, जब ये लैंग्वेज एम्बिगुअस है। तो लैंग्वेज क्लियर हो तो ये एप्लीकेबल है, लैंग्वेज एम्बिगुअस है नहीं एप्लीकेबल होगा। जो इसका लिटरल सेंस है वो डिराइव नहीं हो पा रहा है, कुछ अनरीजनेबल रिजल्ट आ रहे हैं। अगर डिफीट कर रहा है वो एक्ट के पर्पस को, अगर वो डिफीट कर रहा है एक्ट के पर्पस को, फिर उसके बाद आती है बात आफ्टर रीडिंग द स्टैचू एज अ होल अ कॉन्ट्ररी मीनिंग इज सजेस्टेड बाय द वर्ड यूज्ड इन द स्टैचू और कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड हैव यूज्ड। तो जब ये है कि जब ये रूल लगा के अगर लॉ का इंटेंशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उस केस में तो ये रूल ही मत लगा। तो एग्जाम का क्वेश्चन था एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वहाँ पे हम इंटेंशन पे जाते हैं, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में हम फॉर्म पे जाते हैं, लॉजिकल में हम सब्सटेंस पे जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इन ऑर्डर टू एसर्टेन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ। तो जब हमको मीनिंग समझना पड़ता है किसी लॉ का, तो प्रिंसिपल्स हम लगाते हैं, या तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लगाते हैं या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, और उसका डिराइव करते हैं रियल मीनिंग या इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मीनिंग ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कंसर्न्स इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ। मतलब वो तो सिर्फ वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ पे ही जाता है कि जो दे के रखा है लॉ में वो सही है। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ, ये लेटर ऑफ लॉ के बियॉन्ड तो जाता ही नहीं है। वेयर एस जब हम बात करें लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की, तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑन दी अदर हैंड सीक मोर सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस। अब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से तो एक हमको सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस मिलता है क्योंकि वो एक ट्रू इंटेंशन पे जाता है, वो लेटर के बिहाइंड जाता है और मीनिंग डिराइव करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स इन द कोड इन ऑल ऑर्डिनरी सेंसेस, जब ऑर्डिनरी सेंसेस में जो है देखा जाए तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द सोल फॉर्म अलाउेबल। कोड कैन नॉट डिलीट ऐड और मॉडिफाई द लेटर। जो दे के रखा है वो दे के रखा है, कोड जो इसमें ऐड ऑन नहीं करने वाला, कुछ भी ना डिलीट करने वाला ना मॉडिफाई करने वाला है। पर हाउएवर जब लेटर जो है लॉ के वो पर्टिकुलरली जो डिफेक्टिव है, एम्बिग्विटी है, इनकन्सिस्टेंसी है, इनकम्प्लीट है, द कोड इज अंडर अ ड्यूटी टू ट्रैवल बियॉन्ड द लेटर। तो जब इसकी ड्यूटी हो जाती है टू ट्रैवल बियॉन्ड द लेटर, ड्यूटी टू ट्रैवल बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ so as to determine the true intention of the legislature so that a statute is enforceable at law, however unreasonable it may be. The duty of the court is to administer the law as it stands rather than it is just or unreasonable. However, if there are two possible construction of a clause, the court may prefer logical construction which emerge from the setting in which the clause appear and the circumstance in which it come to be enacted and also words used therein. तो जब दो पॉसिबल कंस्ट्रक्शन मिलते हैं क्लॉज के, द कोड मे प्रेफर द लॉजिकल कंस्ट्रक्शन।
विच इमर्जेस फ्रॉम द सेटिंग इन विच द क्लॉज अपीयर। क्योंकि लॉजिकल कंस्ट्रक्शन में क्या देखा जाता है कि किस तरीके से इन क्लॉज अपीयर हुआ है, किस सर्कमस्टेंसेस से ये क्लॉज अपीयर हुआ है, ये इनेक्ट हुआ है, किस सिचुएशन के कारण ये हम सर्कमस्टेंस के कारण ये लॉ लेकर आए हैं, एंड ऑल्सो द वर्ड्स यूज्ड देयर इन, कि क्या वर्ड्स इसमें यूज़ करे गए हैं। तो वो तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में हम देख ही लेते हैं। तो आती बात रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ हमने एग्जांपल लिए थे, तो अब जैसे कुछ टेक्निकल वर्ड है, तो टेक्निकल वर्ड में हमको उसका टेक्निकल मीनिंग देना पड़ेगा जो सब समझ सके। तो आड़तिया का एग्जांपल ये था, इसमें क्वेश्चन था कि जैसे लिम्पो एंड सीमेंट, लिम्पो एंड सीमेंट, अगर दोनों का केमिकल्स देखे या दोनों की कंपाउंडिंग देखे तो लिम्पो एंड सीमेंट जो है वो बहुत ही अलग अलग वर्ड्स है, वो बहुत ही अलग अलग मीनिंग है उसका। पर जो ट्रेड है, ट्रेड में लिम्पो एंड सीमेंट को एक ही माना जाता है, इसलिए लिम्पो को भी भले ही वो एक्चुअली में अलग है पर ट्रेड मीनिंग में उसको एक ही माना गया है, जो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, सब लिम्पो को सीमेंट जैसे ही अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसको भी हमने फिर सीमेंट जैसे ही माना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो फैंटा है, मिरिंडा है, तो ये जो पर्टिकुलर ये सब चीज़ें हैं, तो भले ही ये अलग अलग इसके जो भी है इंग्रेडिएंट्स है, बट देखा जाए तो एक जैसा ही पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। ट्रेड में ये एक जैसा ही पर्पस फुलफिल करता है, जैसे स्प्राइट है, 7 अप है, तो जब ये एक जैसा ही पर्पस फुलफिल कर रहा है और ये एवरीडे में अगर देखा जाए तो ये वर्ड एवरीडे वर्ड है। अब ये एवरीडे वर्ड है तो एवरीडे वर्ड में, ट्रेड वर्ड में अगर ये ऐसे ही फुलफिल कर रहे हैं नीड्स को, तो फिर ऐसा बोला गया है कि इसमें लिटरल इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करो, ठीक है। तो ये लिटरल इंटरप्रिटेशन है, भले ही वो अलग अलग हो बट उनका मीनिंग तो सेम ही है, वो पर्पस तो एक ही फुलफिल कर रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में जो है उसको वो मीनिंग डिराइव कराया जाएगा, उसको वो मीनिंग दिया जाएगा। अब रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है, वो एज्यूम करके रखता है कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता और लिटरल मीनिंग ही फॉलो करता है। तो बोलता है कि लेजिस्लेशन इजंट अ वेस्ट ऑफ वर्ड, और कोई जो है वो डिफेक्ट हो ही नहीं सकता, एक बेसिक अजम्पशन मान के चलता है। और भले ही फिर लिटरल मीनिंग का जो है वो हार्ड हो, लिटरल मीनिंग वैसे भी अगर हार्डशिप क्रिएट करा हो तो हार्डशिप को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसी कारण से देखा जाए तो जो लिटरल रूल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड कोड वुड डिस्कार्ड इफ़ इट गिव्स अनरीजनेबल रिजल्ट, इसलिए फिर कोड डिस्कार्ड कर देता है अगर ये अनरीजनेबल रिजल्ट दे दो, और सच्चे केस में रीजनेबल इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट होता है। अब हम बात करेंगे रीजनेबल इंटरप्रिटेशन की। तो जब रीजनेबल इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ अ स्टैचू मस्ट बी कंस्ट्रूड वुड रजिस मैजिस वैलियड कॉम फेरियट, ये वर्ड समझने की ज़रूरत नहीं है, पर ये समझ लो कि जो वर्ड ऑफ स्टैचू है तो वो इसके मीनिंग से डिराइव हुआ है। Thereby that word of a statue must be construed as to lead to a sensible meaning। तो वर्ड्स को ऐसे समझना चाहिए, स्टैचू के वर्ड्स को ऐसे समझना चाहिए ताकि जिससे एक सेंसिबल मीनिंग डिराइव हो। एप्लीकेबिलिटी क्या है, जब ऑर्डिनरी मीनिंग ही किसी काम का नहीं है और जब लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल हो जाता है तो ऐसे केस में ये काम आता है। जब रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो एम्बिग्विटी है, इनकन्सिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो फेल्स में कैसे बोल सकते हैं कि एम्बिग्विटी, इनकंसिस्टेंसी, इनकम्प्लीट, तो ऐसे केस में जो है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन काम आता है। तो इसमें क्या बोला गया है, एसेंस ऑफ द रूल। अब द इंटरप्रिटेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पर्पस, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि जब आप इसको इंटरप्रेट करते हो, जब इंटरप्रेट करते हो तो पर्पस, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ देखना चाहिए। तो जब आप इंटरप्रेट करते हो तो इंटरप्रेट कर रहे हो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ द लॉ, पॉलिसी ऑफ द लॉ, कि लॉ की पॉलिसी क्या है, लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, लॉ का स्पिरिट ऑफ द लॉ के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, गिविंग इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर के इंटेंशन को देखना पड़ता है और एक सेंसिबल मीनिंग को डिराइव करना पड़ता है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल, ये रूल की नॉन एप्लीकेबिलिटी।
किस पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होती? जब ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर हो। अब जब ऑर्डिनरी मीनिंग ही क्लियर होगा तो ऐसे केस में तो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन लगा दूंगा, क्योंकि कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अब जब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन एब्सर्डिटी, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये रूल लगाकर अगर मुझको एम्बिगियस रिजल्ट मिल रहा है या इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर मैं ये एप्लीकेबल नहीं करूँगा। और जब इंटेंशन ऑफ लॉ कैन नॉट बी गैदर प्रिसाइजली, मुझे इस लॉ से तो वैसे भी इंटेंशन ऑफ लॉ निकालना है, इस रूल से तो वैसे भी मुझे इंटेंशन ऑफ लॉ को फाइंड आउट करना है। और जब मैं इंटेंशन ऑफ लॉ को ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ प्रिसाइजली, तो उस केस में जो है ये पर्टिकुलर रूल में नहीं लगा पाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि हमको ट्रू मीनिंग डिराइव करना पड़ता है, तो हमको बियॉन्ड द लेटर्स भी हमको कभी कभी ट्रैवल करना पड़ जाता है। और इस केस में देखा जाए तो कोड आर empowered टू करेक्ट द ऑब्वियस ड्राफ्टिंग एरर्स। इसमें तो बकायदा ऑब्वियस ड्राफ्टिंग एरर्स भी करेक्ट की जाएगी। तो जब क्या बोला गया है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, एग्जामिन वेदर द स्टैचू इज क्लियर और वेग। तो उसकी स्टेप क्या है? पहले चेक करो कि स्टैचू क्लियर है कि वेग है। पूरे स्टैचू को पढ़ो। डिस्कवर द मीनिंग ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन, एक रिलेवेंट प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग करो। एनालाइज इफ द प्रोविजन कैन बी अप्लाइड एज इट और इज टू बी मोल्डेड। डिटरमाइन वेदर द करंट इशू इज एडिक्वेटली रिजॉल्व बाय द क्लियर वर्ड्स। फिर चेक करो कि जो प्रोविजन है वो एज इट इज़ अप्लाई होगा, एज इट इज़, और क्या ये मोल्डेड होगा। देखो कि करंट इशू जो है वो क्लियर वर्ड से सॉर्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर स्टैचू का इंटेंशन देखो और फिर मॉडिफाई करो मीनिंग को। तो उसका फ्लो चार्ट कैसे हो सकता है कि चेक करो क्या स्टैचू जो है वो क्लियर है कि वेग है। जब क्लियर है तो फिर तो ठीक है, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब जब वेग है तो जो अब क्लियर है वेग है, इसके लिए मेरे को पूरे स्टैचू को पढ़ना पड़ेगा, उसके प्रोविजंस को पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग डिराइव करना पड़ेगा। अगर मीनिंग डिराइव करके मेरे को लग रहा है कि करंट इशू पे जो है फिट बैठ रहा है, एज इट इज़ रिजॉल्व हो रहा है, तो ठीक है। पर अगर नहीं हो रहा है, कुछ मोल्ड करना पड़ रहा है मेरे को, तो फिर मुझे आगे जाना पड़ता है। वो मेरे को आगे जाना पड़ेगा, फिर उस केस में मुझे उसका मीनिंग डिराइव करना पड़ेगा। तो मुझे इसका इंटेंशन देखना पड़ेगा और मीनिंग इसका डिराइव करना पड़ेगा। पर प्रोविज़न के वर्ड्स या स्टैचू करंट इश्यूज़ को ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं और करंट इश्यूज़ को जो है एडिक्वेटली सॉल्व भी कर रहे हैं, तो उस केस में जो है फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। बट जब करंट इशू को एडिक्वेटली सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो फिर मुझे अपने मीनिंग को चेंज करना पड़ेगा, मुझे उसके मीनिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको मोल्ड करना पड़ेगा ताकि वो करंट इशू को रिजॉल्व कर सके। तो मेरे को उसको प्रोविजंस को पर्टिकुलर मोल्ड करना पड़ेगा, और मोल्ड मैं करूँगा जो भी मैं करूँगा वो मेरे को इंटेंशन ऑफ द स्टैचू के हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जब लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उस वर्ड का अगर मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन करूँ, उस प्रोविजन को मैं अगर एज इट इज़ इंटरप्रेट करूँ, तो करंट इशू तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अब करंट इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे को उसके लॉ के इंटेंशन को देखकर, मुझे उस पर्टिकुलर लॉ के इंटेंशन को देखकर उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को मोल्ड करना पड़ेगा, मीनिंग्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो है पर्टिकुलर जो है इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जामिन द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इफ द वर्ड्स ऑफ अ स्टैचू मस्ट बी कंस्ट्रूड, ठीक है, thereby the words of the statue must be construed as to lead a sensible meaning। मतलब हमको वर्ड्स को ऐसे ही समझना चाहिए जिससे एक सेंसिबल मीनिंग डिराइव हो। जनरली द वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ अ स्टैचू आर टू बी गिवन ऑर्डिनरी मीनिंग। पर जब ऑर्डिनरी मीनिंग एम्बिग्यूअस हो, जब ऑर्डिनरी मीनिंग जो है वो इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा हो, तो उस केस में फिर हम जो है इसका सेंसिबल मीनिंग डिराइव करते हैं। Further, in order to determine whether a transaction is intra-vires the object of the company, the object clause should be reasonably construed, neither with rigidity nor with laxity, ठीक है। Thus, if court find it giving a plain meaning, अगर plain meaning देना वो fair नहीं है या reasonable नहीं है, तो उस केस में reasonable construction adopt करते हैं। It becomes duty of the court to depart from the dictionary meaning। एक ड्यूटी बन जाती है कोर्ट की टू डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग एंड अडॉप्ट द कंस्ट्रक्शन विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चीफ। तो उस केस में डिक्शनरी मीनिंग को छोड़ना पड़ता है
और हमको वो मीनिंग अडॉप्ट करना पड़ते हैं जिससे रेमेडी है वो एडवांस हो जाए और जो मिस्चीफ है वो सप्रेस हो जाए। प्रोवाइडेड द कोड डज नॉट हैव टू रिजॉर्ट टू कंजेस्चर और सरमाइज, अ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल बी अडॉप्टेड इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैचू। अब जो रीजनेबल हम भी जो मीनिंग डिराइव करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, स्टैचू एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है जो इसमें नोट डाउन नहीं है, मैं इधर आपको लिखवा देता हूँ जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। जैसे कि अब एग्जाम्पल ये है कि हमने जब प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा है तो प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा है कि जब डिस्क्रिशनरी कमेटी पर्टिकुलर डिस्क्रिशनरी कमेटी है रिपोर्ट रिस्पोंडेंट एज गिल्टी देन काउंसिल विल अलाउड टू फर्दर इंक्वायर। तो बोला यह गया है कि जब डिस्क्रिशनरी कमेटी है, जब वो किसी रिस्पोंडेंट को गिल्टी फाउंड करती है तो जो काउंसिल है वो काउंसिल फर्दर इंक्वायरी कर सकती है। अब अगर इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन देखें तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि जब डिस्क्रिशनरी कमेटी किसी को गिल्टी फाउंड नहीं करती है तो उस केस में तो जो है काउंसिल फर्दर इंक्वायरी कर ही नहीं सकता। इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन तो यही जा रहा है। बट अगर हम उसको इंटेंशन ऑफ स्टैचू को देखें तो पर्टिकुलर काउंसिल ने ही डिस्क्रिशनरी कमेटी बनाई है। तो इन केस कभी डिस्क्रिशनरी कमेटी को वो गिल्टी नहीं लगा पर्टिकुलर पर्सन, पर काउंसिल को अगर फर्दर इंक्वायरी करनी है तो काउंसिल तो फर्दर इंक्वायरी कर सकता है ना, क्योंकि काउंसिल ने ही डिस्क्रिशनरी कमेटी बनाई है। तो काउंसिल तो वैसे भी सुपीरियर अथॉरिटी है। अब जब काउंसिल सुपीरियर अथॉरिटी है तो भले ही डिस्क्रिशनरी कमेटी को कुछ भी नहीं लग रहा हो उसमें गिल्टी, बट मेरे को करना है इन्वेस्टिगेशन, मेरे को इस पर इंक्वायरी करनी है तो काउंसिल फर्दर इंक्वायरी कर सकता है। तो ये उसका रीजनेबल मीनिंग है अगर मैं स्टैचू को देखते जाऊँ तो उस केस में अगर मैं लिटरल मीनिंग अगर फॉलो करता तो उसके मीनिंग को मैं डिराइव नहीं कर पाता और एक अनरीजनेबल रिजल्ट आ जाता। बट एक रीजनेबल रिजल्ट आ जाएगा अगर मैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन डिराइव करूँगा तो इस तरीके से ये दो कंस्ट्रक्शन हो गए। तीसरा आता है रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात तब आती है जब दो प्रोविजंस के बीच में झगड़े हो, तो उस केस में आपको हारमोनी क्रिएट करनी पड़ती है ताकि दोनों प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाए। जब एक ही स्टैचू के दो प्रोविजंस में झगड़े हो और दोनों प्रोविजंस में कोई नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज नहीं है तो उस केस में हमको हारमोनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्या बोला गया है, व्हेन देयर इज अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ अ स्टैचू दिस शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच दे हार्मोनाइज विद द सब्जेक्ट ऑफ द इनैक्टमेंट एंड ऑब्जेक्ट विच द लेजिस्लेचर हैड इन व्यू। वेयर देयर आर इन एनी इनैक्टमेंट टू और मोर प्रोविजन, को से इनैक्टमेंट में दो या दो से ज़्यादा प्रोविजन है विच कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड, वो रिकनसाइल्ड ही नहीं हो पा रहे हैं विद ईच अदर, देयर शुड बी सो इंटरप्रिटेड वेयर एवर पॉसिबल एज टू गिव इफेक्ट टू ऑल ऑफ देम। जब रिकनसाइल नहीं हो पा रहे हैं तो उसको इंटरप्रिट करो और एज पॉसिबल ट्राई करो कि दोनों को ही इफेक्ट देते। दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। सिंपल सी बात है, झगड़े हो रहे तो झगड़े को सुलझाना। तो जब दो प्रोविजंस है और डाउट क्रिएट हो रहा है तो उस केस में ट्राई करो कि वो रिकनसाइल हो जाए, और कभी रिकनसाइल नहीं हो तो ठीक है ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। बट अगर ट्राई करना है रिकनसाइल करने का और तब रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें एक अच्छा इस पर एग्जाम्पल था। तो मीनिंग ऑफ द रूल एज पर दी हारमोनियस इंटरप्रिटेशन वन सेक्शन शेल नॉट बी अलाउड टू डिफीट द अदर प्रोविजन। तो अगर मैं हारमोनियस इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो वन सेक्शन शेल नॉट बी अलाउड टू डिफीट द अदर प्रोविजंस। एक सेक्शन वो दूसरे प्रोविजंस को डिफीट नहीं कर सकता। तो वन सेक्शन शेल नॉट बी अलाउड टू डिफीट, इधर डिफीट करने की बात नहीं हो रही है, इधर दोनों को एप्लीकेबल करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते क्या तू एप्लीकेबल मत हो और तू एप्लीकेबल हो जा। तो वन सेक्शन शेल नॉट बी अलाउड टू डिफीट द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन विच रिड्यूस वन ऑफ द प्रोविजंस टू अ डेड लेटर इज़ नॉट हारमोनियस। अगर मैं कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन करूँ जिससे एक प्रोविज़न जो है उस प्रोविज़न को मैं नलीफाइड कर दूँ, उस प्रोविज़न को मैं वॉइड कर दूँ, तो ये कोई हारमोनियस इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। हारमोनियस इंटरप्रिटेशन वो होता है जिसमें दोनों प्रोविजंस को इफेक्ट दिया जा रहा। तो लॉजिक बिहाइंड द हारमोनियस प्रोविजन, तो हारमोनियस जो कंस्ट्रक्शन है इसका लॉजिक क्या है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में कर क्यों रहा हूँ। द स्टैचू हैज़ वन जनरल पर्पस एंड इंटेंट देयरफॉर रीड द स्टैचू हैज़ अ होल। क्योंकि स्टैचू के अंदर पर्टिकुलर प्रोविजन है,
स्टैचू किसी इंटेंशन से बना होगा, वो पर्टिकुलर प्रोविजंस को वेस्ट नहीं जाने देना है, तो उस केस में हमको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्रिएट करना पड़ता है। देयरफॉर रीड द स्टैचू एज होल, डिस्कवर द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्शन, डिटरमाइन हाउ द सेक्शन, क्लॉज एंड वर्ड फिट इनटू द स्कीम ऑफ एक्ट। वो किस तरीके से सेक्शन, क्लॉज या वर्ड है वो एक्ट में आए हैं, तो डिटरमाइन हाउ द सेक्शन, क्लॉज एंड वर्ड फिट इनटू द स्कीम ऑफ द एक्ट। अडॉप्ट द इंटरप्रिटेशन कंसिस्टेंट विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ऐसा इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करो जो कंसिस्टेंट हो विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन ऑप्ट मत करो जो एक प्रोविजन से कंसिस्टेंट है, दूसरे से इनकंसिस्टेंट है। तो क्या बोला जा रहा है कि कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस हो तो अटेम्प्ट दो, अपना ट्राई करो कि आप सारे प्रोविजंस को फुल इफेक्ट दे दो। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव द फुल इफेक्ट टू ऑल द कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस, दे शुड बी सो इंटरप्रेट दैट इफेक्ट इज गिवन टू ऑल ऑफ देम। तो इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव फुल इफेक्ट टू ऑल कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस, अगर हम सारे कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस का फुल इफेक्ट नहीं दे सके, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव फुल इफेक्ट टू ऑल कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस, they should be so interpret this effect is given to all of them, that is partial effect must be given to all the conflicting provisions। तो उस केस में आप पार्शियल इफेक्ट दे दो, पर आप किसी को नलीफाइड मत करो। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट विच प्रोविजन इज मोर जनरल एंड विच इज़ मोर स्पेसिफिक, देन द मोर जनरल प्रोविजन शैल बी सो कंस्ट्रूड एज टू एक्सक्लूड द मोर स्पेसिफिक प्रोविजन। तो ऐसे केस में इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट विच प्रोविजन इज़ मोर जनरल और कौन से मोर स्पेसिफिक है, तो ऐसे केस में आपको जनरल प्रोविजंस को आपको ध्यान देना चाहिए। फिर बात आती है इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू हार्मोनाइज, और जब हार्मोनाइजेशन करना इम्पॉसिबल है, जब कन्फ्लिक्ट सुधर ही नहीं रहे हैं, झगड़े सुधर ही नहीं रहे, तो इफ़ इट इज़ बिकम इम्पॉसिबल टू गिव इफेक्ट टू ऑल conflicting provisions, the one provision shall prevail over the another, explained as follows: if one provision override another provision, it shall prevail over the latter provision। तो अगर एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन पे ओवरराइड कर रहा हो तो जो पहला प्रोविजन है वो पहला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर एक प्रोविजन सब्जेक्ट टू अनदर प्रोविजन है तो जो अनदर प्रोविजन है वो प्रिवेल हो जाएगा। जब कोई भी ओवरराइड नहीं कर रहा है और जब कोई भी सब्जेक्टिव नहीं है, तो इफ़ नो प्रोविजन इज मेड सब्जेक्ट टू अनदर प्रोविजन एंड इफ़ नो प्रोविजन हैज़ बीन ओवरराइडिंग इफेक्ट। देखो, या तो एक तरीका है कि हमने प्रोविजन में लिख दिया सब्जेक्ट टू, तो ये तो बात ही खत्म हो जाती है, तो दूसरा जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल, वो प्रिवेल हो जाता है। अगर मैंने प्रोविजन में लिख दिया नॉट फिट स्टैंडिंग, तो जो पर्टिकुलर ये वाला प्रोविजन है ये प्रिवेल हो जाएगा। बट जब प्रोविजंस के अंदर ये नहीं लिखा हो कि सब्जेक्ट टू है, जब प्रोविजंस में ये नहीं लिखा हो कि नॉट फिट स्टैंडिंग है, तो ऐसे केस में क्या करें? द प्रोविजन इनैक्टेड और अमेंडेड लेटर द बेटर। जो आखिरी में प्रिपेयर हुआ है वो बेटर है। द प्रोविजन अपियरिंग लेटर इन द एक्ट शैल प्रिवेल इफ ऑल द प्रोविजन वर इनैक्टेड और अमेंडेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्रोविजन में अगर ऐसे वर्ड नहीं लिखे हुए हो तो ऐसे केस में हम यही करो कि जो आखिरी में प्रोविजन आया है वही बेटर होगा। और फिर अगर सारे प्रोविजन एक ही टाइम पर आए हैं तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम ये बोलेंगे कि जो एक्ट में लेटर अपीयर हो रहा है, हो सकता है कि पहले पेज पे कोई दूसरा प्रोविजन है, 5वें पेज पे कोई सा दूसरा प्रोविजन आ रहा है, कोई सा दूसरा प्रोविजन लेटर ऑन कोई सा आ रहा है, और दोनों पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे आए थे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर प्रोविजन है जो आखिरी में आ रहा है, तो जो प्रोविजन अपीयरिंग लेटर शैल प्रिवेल, वो प्रिवेल हो जाएगा इफ़ ऑल प्रोविजन वर इनैक्टेड और अमेंडेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या पढ़ा मैंने, क्या समझा कि उधर हार्मोनी एप्लीकेबल नहीं होती जब प्रोविजन में एक प्रोविजन दूसरे को ओवरराइड कर रहा है या एक प्रोविजन सब्जेक्ट टू है। अब अगर किसी प्रोविजन में सब्जेक्ट टू नहीं है और ओवरराइड भी नहीं है और ये हार्मोनाइज भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो लेटर ऑन आया प्रोविजन वो देखेंगे। पर अगर सारे प्रोविजन साथ में आए हों तो उस केस में जो लेटर इन दी एक्ट हो वो देखा जाएगा। तो पॉइंट्स टू पॉइंटर में ऐसा देखे रखा है, प्रोविजन विच ओवरराइड एनी अदर प्रोविजन इज कॉल्ड नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। जब एक प्रोविजन किसी को ओवरराइड कर देता है, किसी प्रोविजन में लिखा हो नॉट विथ स्टैंडिंग विद द प्रोविजंस कंटेंट इन द एक्ट, तो उस केस में वो प्रोविजन जो है वो सुपीरियर हो जाता है और अदर प्रोविजन उस पर फॉलो नहीं होते हैं, तो उसको नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज बोला जाता है। अ प्रोविजन एनी हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर वन और मोर प्रोविजन ऑफ द सेम एक्ट
the entire act या any law for the time being in force. If one provision override the another provision, it shall prevail over the later provision. A provision may be made subject to भी बन सकता है, तो उस केस में subject to the provisions of the one or more provisions of the same act या पूरे entire act पे वो subject to हो सकता है, और any law. A provision which is subject to another provision, a provision which is made subject to another provision shall apply if it is inconsistent with the later provision. An overriding effect, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट टू में हम ओवरराइडिंग इफेक्ट देते हैं लेटर प्रोविजन को. द वर्ड विदाउट प्रीजुडाइज मीन्स विदाउट अफेक्टिंग, मतलब उस केस में भी जो लेटर प्रोविजन है वो प्रोविजन बेटर हो जाएगा. मीन्स डेट प्रोविजन स्पेसिफाइड देयरिन शैल ऑल्सो अप्लाई अलॉन्ग विद सच प्रोविजन. मतलब कि ऐसा बोलना चाह रहे हैं, द वर्ड विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर प्रोविजन है वो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा. इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोविजन स्पेसिफाइड देयरिन, जो प्रोविजन स्पेसिफाइड है, शैल ऑल्सो अप्लाई अलॉन्ग विद, ये उस पर्टिकुलर प्रोविजन के साथ भी एप्लीकेबल होगा. जब वर्ड ऐसा लिखा हुआ है कि विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब ये सब बोलना चाह रहे हैं कि हम दूसरे सेक्शन के लिए बायस्ड नहीं हैं, वो दूसरे सेक्शन तो एप्लीकेबल होंगे, अब दूसरे सेक्शन के लिए बायस्ड नहीं हैं, तो उस केस में दूसरे सेक्शन के साथ ही इसको अप्लाई करेंगे. तो ये जो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ा. तो हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जब दो प्रोविजन के बीच में कन्फ्लिक्ट हो तो ट्राई करो कि हार्मनी हो जाए और दोनों प्रोविजन रिकनसाइल हो जाए. अब जब रिकनसाइल हो ही नहीं पा रहा है, फिर चेक करो कि इसमें नॉट विथ स्टैंडिंग है, क्लॉज अप्लीकेबल है कि क्या सब्जेक्ट टू वर्ड यूज़ करा हुआ है. अगर वर्ड नहीं है यूज़ करा हुआ है तो लेटर प्रोविजन इज़ द बेटर, पर अगर सब साथ में आए हो तो जो एक्ट में आखिरी में आ रहा है वो देखा जाएगा. अब वन प्रोविजन का अगर वो सिंपल सी बात है, अगर नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है तो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज हम समझ चुके हैं, सब्जेक्ट टू हम समझ चुके हैं, विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन हम समझ चुके हैं. अब इस तरीके से हमने पर्टिकुलर रूल को समझा और इस पर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में. ये क्वेश्चन आया था कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एप्लीकेबल द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. तो इधर हमको एक्सप्लेन क्या करना है, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है और उसका एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू. तो सबसे पहले मीनिंग. तो मीनिंग में क्या आंसर होगा? व्हेन देयर इज़ अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ अ स्टैचू, जब हमको डाउट आ रहा है इसका मीनिंग डिराइव करने में, दे शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच दे मे हार्मोनाइज. तो हमको उस सेंस में इसको समझना चाहिए जिस सेंस में जो है ये पर्टिकुलर चीज़ें हार्मोनाइज हो जाए. व्हेन देयर आर इन एन इनेक्टमेंट टू और मोर प्रोविजन, जब दो प्रोविजंस है, देखो वर्ड्स में डाउट है तो हमको अंडरस्टूड करना चाहिए उस सेंस में ताकि ये हार्मोनाइज हो जाए विद द सब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट. तो जब वर्ड्स में डाउट है तो हमको वर्ड्स को ऐसे समझना चाहिए कि वो इनेक्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से मैच कर दे, वो लेजिस्लेचर के ऑब्जेक्टिव से मैच कर दे. ठीक है. अब व्हेन देयर आर इनेक्टमेंट, अब इधर अगर डिस्प्यूट है टू प्रोविजंस में, वर्ड की बात नहीं कर रहा, अब ये बात करें तो अगर दो प्रोविजंस में ही कन्फ्लिक्ट है तो ट्राई करो कि रिकनसाइल हो जाए. दे शुड बी सो इंटरप्रेटेड वेयर पॉसिबल एज टू गिव इफेक्ट टू ऑल ऑफ देम, और उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि सबको ही इफेक्ट दे दिया जाए. तो दिस इज वॉट नोन एज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. इट मस्ट ऑलवेज बी बॉर्न इन माइंड दैट अ स्टैचू इज पास एज अ होल. ये हमको समझना चाहिए कि स्टैचू जो है वो एज अ होल पास होता है एंड नॉट इन सेक्शन, एंड इट मे वेल बी अज्यूम्ड टू बी एनिमेटेड बाय वन जनरल पर्पज एंड इंटेंट. द कोर्ट ड्यूटी इज टू गिव इफेक्ट टू ऑल पार्ट ऑफ स्टैचू. कोर्ट की ये ड्यूटी होती है टू गिव इफेक्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द स्टैचू इफ पॉसिबल, बट दिस जनरल प्रिंसिपल इज मीन टू गाइड द कोर्ट इन फर्दरिंग द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर, नॉट ओवरराइडिंग इट. अब आता है एप्लीकेशन ऑफ रूल. द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज अ रियल एंड नॉट मियरली अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट. जब एक रियल कॉन्फ्लिक्ट है, जो अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, इट में ओनली अपीयर, is applicable only when there is a real and not merely apparent conflict between the provisions of the act, and one of them has not been, क्या लिखा हुआ है, has not been made subject to या override other, when after having construed their context the words are capable of only a single meaning, the rule of harmonious construction disappear and is replaced by the rule of literal construction. जब अगर कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का सिर्फ सिंगल ही मीनिंग आ रहा है, तो उस केस में फिर हम रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन पे चले जाएंगे
फिर रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक डिसेंट सा एग्जाम्पल था, एक अच्छा एग्जाम्पल था, जो पर्टिकुलर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, सॉरी वो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में आएगा, जो पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करो वो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में आएगा। सो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, उस पर्टिकुलर जो रूल था, ये रूल हमने ओवर कर लिया। अब आएगा रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन की क्या बात हो रही है? द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को हम बोल सकते हैं पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, हेडन्स रूल और मिस्चीफ रूल। तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को पर्पसिव कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, हेडन्स रूल बोल सकते हैं और मिस्चीफ रूल बोल सकते हैं। तो वेयर द लैंग्वेज यूज्ड इन स्टैचू इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जब स्टैचू की पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन डिराइव कर रही है, तो इस केस में जो है हेडन्स का केस आता है। द रूल विच इज़ ऑल्सो नोन एज पर्पसिव कंस्ट्रक्शन और मिस्चीफ रूल इनेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 मैटर इन कंस्ट्रूइंग एन एक्ट, इनेबल कंसिडरेशन ऑफ 4 मैटर्स इन कंस्ट्रूइंग एन एक्ट। व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट? तो हमको जब एक पर्टिकुलर मीनिंग डिराइव करना है, जब किसी लैंग्वेज के एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है और हमको एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को चूज़ करना है, तो हमको क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और अगर हमने लिटरल मीनिंग यूज़ किया तो वो तो उसका पर्पस ही डिफेक्टिव हो जाएगा। तो उस केस में हमको क्या क्या कंसिडरेशन देखने पड़ते हैं, जैसे कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट। इस एक्ट को बनने के पहले लॉ क्या था? इस एक्ट को बनने के पहले लॉ क्या था? अब व्हाट वाज द मिसचीफ, और मिसचीफ क्या हुई? इस एक्ट को बनने के पहले क्या लॉ था, क्या मिसचीफ हुई? व्हाट वाज द रेमेडी दैट एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड, क्या रेमेडी दी गई है इस एक्ट ने? एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द रेमेडी, और इस रेमेडी देने का रीज़न क्या है? तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। द रूल देन डायरेक्ट दैट कोड मस्ट अडॉप्ट दैट कंस्ट्रक्शन विच शैल सप्रेस द मिसचीफ, और कोड को फिर इस तरीके से अडॉप्ट करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से मीनिंग को डिराइव करना पड़ता है जो मिसचीफ को सप्रेस कर दे और रेमेडी को एडवांस कर दे। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ हेडन्स रूल की बात करें तो इंटरप्रेट डेफिनेशन इन अ स्टैचू, इसमें इंटरप्रेट हमको डेफिनेशंस करना पड़ता है स्टैचू का इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम एंड ऑब्जेक्ट इफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर किसी पर्टिकुलर स्टैचू में किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में एक्शन की ज़रूरत है, तो उधर अगर आपने इन एक्शन करा है तो इन एक्शन मीन्स डिफ़ॉल्ट। फिर इफ़ एक्ट प्रिस्क्राइब डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, अगर एक्ट जो है पर्टिकुलर डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन कर रहा है तो रॉन्गफुल एक्ट इज़ डीम्ड टू बी प्रोहिबिटेड। तो इफ़ एक्ट प्रिस्क्राइब डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, अगर एक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, तो इनएक्शन करा तो डिफ़ॉल्ट ही हो गया, पर अगर आपने रॉन्गफुल एक्ट करा तो वो प्रोहिबिटेड है। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबिलिटी तभी नहीं होगा जब स्टैचू क्लियर है। और जब स्टैचू क्लियर है तो हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है, इंटरप्रेट करने की ज़रूरत क्या है, रूल ऑफ लेटर इंटरप्रिटेशन लगा लेंगे। और फिर मिसचीफ रूल इज़ नॉट जनरली अप्लाइड टू फिजिकल स्टैचू, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, टैक्सेशन वाले एक्ट है। अब इनकम टैक्स एक्ट में किसी को एग्जेम्पशन दे के रखिए, तो हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि नहीं इनकम टैक्स एक्ट का पर्पस तो होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, तो एग्जेम्पशन कैसे दे सकता है भैया? इस केस में तो इंटरप्रिटेशन का तो दिक्कत ही नहीं है, मिसचीफ रूल तो इस पर अप्लीकेबल ही नहीं होगा। इधर एग्जेम्पशन दे के रखिए, मतलब एग्जेम्पशन दे के रखिए। अब उस केस में हम जो है इंटेंशन थोड़ी ना देख सकते, और इंटेंशन देख के हम वर्क थोड़ी ना कर सकते कि हम जो है पर्टिकुलर मनाही कर दिया एग्जेम्पशन के लिए। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट एक न्यूजीलैंड में पास हुआ था। स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट इसमें न्यूजीलैंड में पास हुआ था, जिसमें ऐसा बोल के रखा था कि स्ट्रीट्स पे जो है प्रोस्टिट्यूट्स वो जो है सॉलिसिट नहीं करेंगे क्लाइंट्स को। तो जो स्ट्रीट पे है वो प्रोस्टिट्यूट्स जो है वो क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करेंगी। तो उन्होंने इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या निकाला कि स्ट्रीट के पास में ही उनका एरिया था, उस एरिया की बालकनी से वो सॉलिसिट कर रहे थे। तो अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाए तो ये जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाए तो हाँ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट पे तो नहीं कर सकते ना, स्ट्रीट पे तो नहीं कर रहे वो एक्टिविटी स्ट्रीट पे तो नहीं कर रहे सॉलिसिटिंग की, ये तो बालकनी से खड़े होकर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो भैया बालकनी से खड़े होकर भी नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट, क्या मिसचीफ करी है
इन्होंने मिसचीफ क्या करी है, इस पर रेमेडी क्या प्रोवाइड करी है, और रीज़न क्या है रेमेडी का। तो इधर जो है रेमेडी का रीज़न यही है ताकि जो पर्सन जा रहे हैं स्ट्रीट पे वो अफेक्ट नहीं हो, उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो यही है रीज़न रेमेडी का। पर अगर बालकनी से भी अगर वही एक्ट करेंगे तो एक तरीके से जो है रेमेडी का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। तो रीज़न रेमेडी का रीज़न देखा, इस रीज़न को समझा, इस समझ के अपना जो इन्होंने है एक बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट किया, और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन से ये अडॉप्ट किया कि आप बालकनी से भी सॉलिसिट नहीं कर सकते स्ट्रीट पे चलते हुए लोगों को। अब एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। जनरली केयर इज टेकन टू मेक इट इन सच अ मैनर दैट देयर डज नॉट रिमेन एनी कन्फ्यूजन। तो जब स्टैच्यू ड्राफ्ट करते हैं तो ट्राई करते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं हो, बट अगर जब कन्फ्यूजन आ जाए बट समटाइम लैंग्वेज ऑफ द स्टैच्यू में भी कैपेबल ऑफ एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन, इन सच केस रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करना पड़ता है एज प्रिंसिपल लेड डाउन इन हेडन केस, और इसको ही बोलते हैं मिसचीफ रूल। तो जब हमको एक कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करना पड़ता है तो 4 मैटर्स पे हमको ध्यान देना पड़ता है कि लॉ पहले क्या था, डिफेक्ट क्या करा है, रेमेडी क्या है, और रीज़न ऑफ रेमेडी क्या है। तो लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट, मिसचीफ और डिफेक्ट क्या है, रेमेडी क्या है, रीज़न फॉर रेमेडी। द रूल देन डायरेक्ट दैट द कोर्ट मस्ट अडॉप्ट दैट कंस्ट्रक्शन विच शैल सप्रेस द मिसचीफ। फिर इस तरीके से ये रूल डायरेक्ट करता है कि कोर्ट को वैसे एक कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करना चाहिए जो सप्रेस कर दे मिसचीफ को और एडवांस कर दे रेमेडी को। देयरफॉर even in a case where the usual meaning of the language used falls short of the whole object. Therefore, even in a case where the usual meaning of the language falls short of the whole object of the legislature, जब एक ऑर्डिनरी मीनिंग देना, एक यूजुअल मीनिंग देना एक फॉल्स शॉर्ट हो रहा है और एक एक्सटेंडेड मीनिंग की ज़रूरत है तो वो एक्सटेंडेड मीनिंग दे सकता है। इफ़ हाउएवर द सर्कमस्टेंसेस शोन दैट द फ्रेजोलॉजी in the act is used in a larger sense than its ordinary meaning that the sense may be given to it। अगर फ्रेजोलॉजी से अगर देखा जाए तो अगर उस वर्ड का लार्जर सेंस डिराइव हो रहा है, लार्जर सेंस देना है, वो एक सर्कमस्टेंस बता रहे हैं कि इस एक्ट में जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका एक लार्जर सेंस देना है तो उसको लार्जर सेंस दिया जाएगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैचू इज़ पब्लिक सेफ्टी देन इट्स वर्किंग मस्ट बी इंटरप्रेटेड वाइडली टू गिव इफेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैचू इज पब्लिक सेफ्टी, तो अगर स्टैचू का ऑब्जेक्ट है, स्टैचू का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है पब्लिक सेफ्टी, देन इट्स वर्किंग मस्ट बी इंटरप्रेटेड वाइडली टू गिव इफेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। तो उसकी वर्किंग को ऐसे ही समझा जाए टू गिव इफेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट ताकि उस ऑब्जेक्ट को इफेक्ट दे सके। दस the legislature having intended while passing the Workmen Compensation Act, and thus the legislature having intended while passing the Workmen Compensation Act, the main object being provision of compensation to workmen, it was decided that the act ought to be so construed as far as possible so as to give effect to the primary provision. It has been emphasized by the Supreme Court that the rule of head and case is applicable only when वर्ड यूज आर रीजनेबली केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। जब एक से ज़्यादा मीनिंग हो तब उस केस में एप्लीकेबल होता है। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू फिजिकल स्टैचू। अब सिंस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी फिजिकल स्टैचू है, ये भी फिजिकल स्टैचू है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ फिजिकल स्टैचू द वर्ड ऑफ द स्टैचू आर गिविंग द प्लेन मीनिंग इफ अ टैक्स पेयर इज विद इन द प्लेन मीनिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जेम्पशन। इन टर्म्स ऑफ एग्जेम्पशन ही कैन नॉट बी डिनाइड द बेनिफिट। फिर उसकी बेनिफिट को डिनाई नहीं कर सकते बाय रिजॉर्टिंग टू एनी सपोज इंटेंशन। तो उसकी बेनिफिट को डिनाई नहीं कर सकते बाय रिजॉर्टिंग टू एनी सपोज इंटेंशन, बाय रिजॉर्टिंग टू एनी सपोज इंटेंशन ऑफ द एग्जेम्प्टिंग अथॉरिटी। तो ही कैन नॉट बी डिनाइड द बेनिफिट बाय रिजॉर्टिंग टू एनी सपोज इंटेंशन। अब एग्जाम क्वेश्चन एक और, एक्सप्लेन द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन समझाना है कोटिंग एन एग्जाम्पल। तो भैया रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में हमने समझ लिया है कि लैंग्वेज के एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो तो फॉर्मली अगर स्टैब्लिश करना है एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन तो आपको हेडन्स केस लगाना पड़ेगा। ये मैटर्स देखने पड़ेंगे कि लॉ बिफोर द एक्ट क्या है, मिसचीफ क्या है, रिमेडी क्या है, रीज़न क्या है रिमेडी का,
ठीक है, और ऐसा कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करो जो सप्रेस करे मिसचीफ को और एडवांस करे रेमेडी को। और यूजुअल मीनिंग अगर फॉल्स शॉर्ट करा है तो एक्सटेंडेड मीनिंग दो। पब्लिक सेफ्टी की बात करी है और वर्क और इसको अगर वाइडली इफेक्ट देना है तो फिर वाइडली इफेक्ट दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट है तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपेंसेशन देना वर्कमैन को। तब उस केस में अगर एग्जाम्पशन दे के रखिए तो एग्जाम्पशन दे के रखिए तो वैसे भी फिजिकल स्टैचू है, फिजिकल स्टैचू में तो एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो उसको उसी वही प्लेन मीनिंग उसका दिया जाएगा। तो जब वर्ड्स क्लियर हो, प्लेन मीनिंग डिराइव हो रहा है तो फिर रूल्स ऑफ हिडन केस नहीं लगेगा। और जब पब्लिक सेफ्टी के ऑब्जेक्ट की बात आती है, अगर कोई सा एक्ट है जो पब्लिक सेफ्टी के लिए है तो उसके वर्ड्स को ऐसे ही इंटरप्रेट करा जाएगा जिससे पब्लिक की सेफ्टी हो, ताकि ऑब्जेक्टिव को हम इफेक्ट दे सकें। फिर आती बात रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। पांचवा रूल है प्राइमरी रूल का, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के बाद आया रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब हमने बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन पढ़ा, फिर आती है बात रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन को। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हैं, एक कॉमन सेंस रूल है। कॉमन सेंस रूल ये है कि डिस्पाइट द जनरल रूल दैट फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड, हर वर्ड का पूरा इफेक्ट देना चाहिए, ये एक जनरल रूल है, ये कॉमन सेंस रूल है कि सारा इफेक्ट पूरा इफेक्ट देना चाहिए एवरी वर्ड को। इफ़ नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी फिक्स टू अ वर्ड ऑफ फ्रेज और इट वुड डिफेक्ट द रियल ऑब्जेक्ट देन इट शुड बी एलिमिनेट। अगर वर्ड का मीनिंग जो है कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं आ रहा है या डिफीट कर रहा है वो एक ऑब्जेक्ट का, एक रियल ऑब्जेक्ट को वो डिफीट कर रहा है, तो फिर वो वर्ड को एलिमिनेट कर दो, तो फिर वो पर्टिकुलर वर्ड को ना हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इधर क्या बात कर रहे हैं, द वर्ड ऑफ अ स्टैचू मस्ट बी सो कंस्ट्रूड एज टू गिव सेंसिबल मीनिंग टू देम इफ़ एट ऑल पॉसिबल दे ऑट टू बी कंस्ट्रूड। ठीक है, पर्टिकुलर लैटिन वर्ड है उसको छोड़ो, ठीक है। अब इधर पर पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में ऐसा बोला है जैसे कि एंड और जैसे एंड है, तब इसका अगर यूजुअल मीनिंग देखा जाए, यूजुअल मीनिंग है तो यूजुअल जो ऑर्डिनरी मीनिंग है कि एंड होगा तो दोनों प्रोविजन फॉलो करने हैं और होगा तो कोई सा एक फॉलो करना है। बट समटाइम हमको इसको वाइस वर्ड सा समझना पड़ता है टू गिव इफेक्ट टू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो अगर एक इंटरप्रिटेशन से डिफीट हो रहा है रियल ऑब्जेक्ट तो उस केस में हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ती। अब जैसे कि शैल और मस्ट की बात करें तो इधर एंड और है, मैं आपको मे शैल मस्ट की बात करता हूँ। अब जैसे कि शैल और मस्ट की बात है तो यूजुअली शैल का मतलब, मस्ट का मतलब तो मैंडेटरी फोर्स होता है, बट हाउएवर सिचुएशन आ सकती है कि जब डिस्क्रिशनरी फोर्स देना हो। अब जब डिस्क्रिशनरी फोर्स कब दे सकते हैं, इफ़ द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर डिमांड, जब लेजिस्लेचर का इंटेंशन ही डिमांड कर रहे हैं, या मैंडेटरी इंटरप्रिटेशन गिव एब्सर्ड रिजल्ट। और अगर इसको अगर लेजिस्लेचर डिमांड कर रहा है कि तुम उसको और जैसा ट्रीट करो तो चलेगा, तो हम कर सकते हैं। या जब हम उसको शैल जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो एक एब्सर्ड रिजल्ट दे रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, द वर्ड और इज नॉर्मली डिसजंक्टिव एंड इज कंजंक्टिव, हाउएवर एट टाइम्स दे आर रीड एज वाइस वर्सा। तो उसको वाइस वर्सा जैसे पढ़ सकते हैं इफेक्ट देने के लिए इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर को। दिस वुड बी सो वेयर द लिटरल रीडिंग ऑफ द वर्ड जब इंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल और जो है एब्सर्ड रिजल्ट दे, तब उस केस में हम अप्लीकेबल करते हैं। इन सच अ केस एंड मे बी रीड फॉर और एंड और फॉर एंड इवन दो द रिजल्ट ऑफ सो मॉडिफाइंग द वर्ड इज़ लेस फेवरेबल। अब भले ही जो रिजल्ट सो मॉडिफाइंग द वर्ड है वो लेस फेवरेबल है, पर मेरे को इंटेंशन पास आउट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मे शैल और मस्ट की बात करी थी, जो भी अभी हमने बात करी है, तो ये तो मैंडेटरी है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है। इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, बट अगर सिचुएशन डिमांड करता है, तो इधर हाउएवर की बात करें, अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो जब सिचुएशन डिमांड करता है और जब अगर हो सकता है कि ये एब्सर्ड रिजल्ट दे रहा हो, तब इसको हम डायरेक्टरी जैसे हम मान सकते हैं। एन इनैक्टमेंट इज मैंडेटरी फॉर्म माइट सब्सटेंशियली बी डायरेक्टरी। तो अब इस तरीके से हमने क्या समझा कि जो अब जैसे मे वाला वो जो वर्ड है, जो पर्टिकुलर जैसे मे है, तो मे का भी एक डायरेक्टरी फोर्स है,
बट अगर लेजिस्लेचर डिमांड करता है, ठीक है, तो अगर लेजिस्लेचर डिमांड करता है तो उस केस में फिर मे को मैंडेटरी डिमांड करना पड़ता है। तो उससे कुछ एक्सेप्शन है, अपन ने यही पढ़ा ना कि मे का तो यूँ तो डायरेक्टरी फोर्स है, बट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि डिस्क्रिशन कपल्ड विद ड्यूटी, जब डिस्क्रिशन जो है कपल्ड विद ड्यूटी है, जैसे कि मे तो डायरेक्टरी फोर्स है, मे तो एक डिस्क्रिशन है, पर जब डिस्क्रिशन जो है कपल्ड विद ड्यूटी, जैसे बोल के रखा है कि इन्वेस्टिगेटर मे इन्वेस्टिगेट, तो जब इन्वेस्टिगेटर की तो ड्यूटी है इन्वेस्टिगेट करना, तो उस केस में तो उसको तो मैंडेटरी हो गया ना, ये उसका तो एक मैंडेटरी फोर्स हो गया, तो इन्वेस्टिगेटर को तो इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो ड्यूटी होगी। व्हेन द रेमेडी विल बी एडवांस एंड मिस्चीफ विल बी सप्रेस, मे को मैंडेटरी तब मान सकते हैं जब अगर उसको मैंडेटरी करने से रेमेडी एडवांस हो रही है, मिस्चीफ सप्रेस हो रही है, ठीक है। और अगर मैंने जो मे यूज़ करके रखा है वो एक कन्वेंशनल कर्टसी से यूज़ करके रखा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो एक कर्टसी के लिए मैंने बोल के रखा था, वैसे तुमको ये काम करना ही है, तो हम उसको एक डायरेक्टरी एक मैंडेटरी फोर्स देंगे। तो डायरेक्टरी फोर्स विल डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। अब जब डायरेक्टरी फोर्स में अगर करता तो उससे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट डिफीट हो जाता, एक मटेरियल डेंजर क्रिएट होता है, तो उस केस में जो है हम इसको मैंडेटरी फोर्स देंगे। वैसे शैलो मस्ट की बात करें तो शैलो मस्ट को भी मैंडेटरी फोर्स देना पड़ेगा, बट अब कभी कभी शैल को एक्सेप्शंस देना पड़ता है। जो पेनल्टी वाले प्रोविजन होते हैं उसमें शैल की तो बात होती है क्योंकि उसको मैंडेटरी फोर्स देना है, तो पेनल्टी प्रोविजंस में जो है शैल की बात होगी, उसको मैंडेटरी फोर्स दिया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोविजन को। इफ़ अ प्रोविजन इज ड्राफ्टेड नेगेटिवली, अब जैसे कि प्रोविजन कुछ ड्राफ्ट हुए हैं नेगेटिवली, जब प्रोविजन जो है एक प्रोहिबिशन इम्पोज कर रहा है, तो उस केस में तो मैंडेटरी प्रोविजन देना है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है। उसके एक्सेप्शंस क्या है? जब शैल का डायरेक्टरी फोर्स हो, शैल का डायरेक्टरी फोर्स तब देना पड़ सकता है जब शैल का जो इंटेंशन है, अगर हम उसको इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर डिमांड, जब इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर डिमांड कर रहा है कि अगर इसको तुमने अगर डायरेक्टरी फोर्स जैसा भी करा तो चलेगा, और अगर मैं मैंडेटरी इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो एक एब्सर्ड रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं एक मैंडेटरी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ इसका तो एक एब्सर्ड रिजल्ट दे रहा है, या अगर मैं शैल यूज़ करूँगा तो एक एब्सर्ड रिजल्ट देगा। और जब लेजिस्लेचर खुद ही बोलता है कि ठीक है चलेगा, करो मैंडेटरी यूज़, और तो आप कर सकते हो। और या तो अगर हो सकता है कि जो शैल का वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो रहा हो, जब अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो रहा है तो उस केस में फिर शैल को फिर मैंडेटरी फोर्स जाएगा, वो डायरेक्टरी फोर्स नहीं जाएगा। हाँ, मैंडेटरी फोर्स नहीं जाएगा, डायरेक्टरी फोर्स जाएगा, जो जब यूज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि डिस्क्रिशन डायरेक्टरी प्रोविजन और मैंडेटरी प्रोविजन में फ़र्क क्या होता है। तो डायरेक्टरी प्रोविजन जो होते हैं उसमें प्रिस्क्राइब करते टेक्निकल कंडीशन, और जो मैंडेटरी जो प्रोविजन होते हैं मैंडेटरी प्रोविजन में प्रिस्क्राइब करते हैं सब्सटेंटिव कंडीशन। तो डायरेक्टरी प्रोविजन में टेक्निकल कंडीशन है, अगर टेक्निकल कंडीशन का हमने सब्सटेंशियल कंप्लायंस भी कर लिया, अगर हमने 90% का कंप्लायंस भी कर लिया तो चलेगा, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। पर मैंडेटरी प्रोविजन जो है वो सब्सटेंटिव प्रोविजन है, इसमें सब्सटेंटिव कंडीशन है, कोई टेक्निकल कंडीशन नहीं। तो सब्सटेंटिव कंडीशन को तो पूरा का पूरा लेटर एंड स्पिरिट मैनर में ही कंप्लाई करना पड़ेगा, वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व होते हैं। तो मैंडेटरी प्रोविजन क्या है? जैसे पेनल्टी के प्रोविजन है, जैसे मैं आपको कुछ मैंडेटरी प्रोविजन बताता हूँ, जैसे कि पेनल्टी के प्रोविजन हैं, प्रोहिबिशंस वाले जो है वो प्रोविजंस हैं। तो अब जैसे कि पावर कपल्ड विद ड्यूटी, जब प्रोविजन है पावर कपल्ड विद ड्यूटी, तो ये कोई डायरेक्टरी नहीं है, ये तो मैंडेटरी प्रोविजन है। और फिर प्रोविजन टू प्रिवेंट फ्रॉड, तो पावर देना किसी को, पेनल्टी लगाना, प्रोहिबिशन करना, पावर कपल्ड विद ड्यूटी, फ्रॉड को प्रिवेंट करना, तो ये सब मैंडेटरी प्रोविजंस है। वो इसको तो लेटर एंड स्पिरिट मैनर में कंप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये सब्सटेंशियल कंडीशन दे के रखते हैं। इसमें कोई टेक्निकल कंडीशन नहीं है कि हमने थोड़ा बहुत भी कंप्लायंस कर दिया तो चलेगा, तो इसको लेटर एंड स्पिरिट मैनर में तो कंप्लाई करना ही पड़ता है। अब डायरेक्टरी प्रोविजंस क्या होते हैं? जैसे प्रोसीजरल प्रोविजन, ये प्रोसीजरल प्रोविजंस जो होते हैं वो डायरेक्टरी प्रोविजंस होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? द वर्ड मे डजंट मीन शैल, येट द वर्ड में अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस शैल हो सकते हैं। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, ठीक है।
and the importance of distinction between mandatory and directory force, and importance of the distinction between mandatory and directory force, उसका इंपॉर्टेंस बताओ ऑफ द डिस्क्रिप्शन बिटवीन द मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी फोर्स। तो दो चीज़ें, मे का वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को समझाना है और इम्पॉर्टेंस बताना है डिस्क्रिप्शन बिटवीन द मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी फोर्स। तो इधर वही बात है कि जो पर्टिकुलर वर्ड में है इन अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन will not by itself show the provisions in directory in nature. In some cases, legislature may use the word may as a matter of pure conventional courtesy, yet intended a mandatory force. तो सिंपल सी बात है कि may को shall जैसे कब यूज़ कर सकते हैं, तो इधर हम ये बता देंगे कि may का तो यूँ तो डायरेक्टरी फोर्स है, पर इसको shall जैसे तब यूज़ करेंगे जब डिस्क्रिशन हो, कपल विद ड्यूटी हो, रिवाइडी एडवांस और मिसचीफ सप्रेस हो रही हो, प्योर कन्वेंशनल कर्टसी से अगर मैंने उसको करके रखा हो, मे को यूज़ कर रहा हो, और अगर मैं डायरेक्टरी फोर्स देता हूँ तो ये डिफीट कर देगा मियर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट या मटेरियल डेंजर कर देगा पब्लिक को। तो इस तब जो है वो पर्टिकुलर मे वर्ड जो है हम उसको मैंडेटरी जो है मैंडेटरी इफेक्ट देंगे। तो द वर्ड यूज मे इन अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन विल नॉट बाय इटसेल्फ शो द प्रोविजन इन डायरेक्टरी नेचर। कुछ केसेस होते हैं जब मे जो है वो प्योर कन्वेंशनल कर्टसी से हमने यूज़ करे हैं, पर उसका मैंडेटरी फोर्स है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द लीगल इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड मे वी हैव टू कंसिडर वेरियस फैक्टर। एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ द एक्ट, कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड अगेंस्ट विच सच वर्ड इज यूज, पर्पस ऑफ द एक्ट। तो एक्ट का ऑब्जेक्ट, पॉलिसी, पर्पस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। कमिंग टू द वर्ड शैल, द यूज ऑफ शैल should not itself make a provision act mandatory. It should be construed with reference to the context. हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में रेफर करना चाहिए, हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में जो है पर्टिकुलर समझना चाहिए। Thus, as against the government, the word shall when used in a statute. तो as against the government, as against the government, the word shall when used in a statute is to be construed as may unless a contrary intention is manifest. Thus, as against the government, the word shall when used in a statute is to be construed as may unless a contrary intention is manifest. Hence, a provision is in a criminal statute that the offender shall be punished as prescribed if the statute is not necessary to be taken as against the government to direct prosecution under that provision rather than some applicable statute. The distinction between the provisions which is mandatory and one which is directory, तो डिस्क्रिप्शन जो है प्रोविजन का, जो एक मैंडेटरी और वन विच इज़ डायरेक्टरी, ये अगला क्वेश्चन चालू हो गया है, ठीक है। इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद। फिर हमने पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ी थी कि कुछ केस में जो है डिस्क्रिशनरी माना जाएगा, कुछ केस में उसको डायरेक्टरी माना जाएगा, ये चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। तो रादर देन इतना बड़ा इतना कुछ लिखने के हम मे को शैल जैसे मान सकते हैं और शैल को मे जैसे मान सकते हैं, वो थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब कर दिया। और जो है हमने पर्टिकुलर सिचुएशन बता दी कि किस सिचुएशन में डायरेक्टरी प्रोविजन है और किस सिचुएशन में डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने और मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजन में हमने समझा था कि उसका सब्सटैंशियल कंप्लायंस करोगे तो भी चलेगा। तो अगर लैप्स भी कर दिया, अगर आपने उसको इग्नोर कर देंगे। डायरेक्टरी प्रोविजन को अगर आपने लैप्स भी कर दिया तो उसको इग्नोर कर देंगे। ये सब चीज़ें थी। और यही सब बातें अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि अगर नॉन ऑब्जर्वेंस करे डायरेक्टरी प्रोविजन का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड हो गया। डज नॉट इंटेल द कंसिक्वेंस ऑफ इनवैलिडिटी। कोई जनरल रूल नहीं बना हुआ है कि कौन सा स्टैचू मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। इन ईच केस court has to consider not only the actual word used but has to decide the legislative intent. For ascertaining the real intention of the legislature, court may consider among the other things as following. क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है? नेचर ऑफ द स्टैचू, कंसिक्वेंस समझना पड़ता है, impact of other provision by resorting to which the necessity of complying with the provisions in question can be avoided, impact of other provision by resorting to which the necessity of complying with the provision in question can be avoided, whether or not the statute provide any penalty, क्योंकि अगर पेनल्टी है तो वो तो मैंडेटरी प्रोविजन है। इफ़ द
provision in the question is not complied with, whether the consequences, most important of all, whether the object of the legislation will be defeated. तो इस तरीके से जो है मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी को देखना पड़ता है. वी आर अ स्पेसिफिक पेनल्टीज प्रोवाइडेड इन अ स्टैचू इटसेल्फ. जब स्टैचू के अंदर, जो पर्टिकुलर स्टैचू के अंदर स्टैचू इटसेल्फ, अगर उसके अंदर ही एक स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइडेड है, स्टैचू के अंदर ही अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइडेड है फॉर नॉन कंप्लायंस of particular provisions of the act, no discretion is left to the court to determine whether such provision is direct or mandatory. It has to be taken as mandatory. तो इस तरीके से जो है हमने एक हारमोनियसली, इस तरीके से हमने जो है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन को पढ़ा. फिर बात आती है रूल ऑफ एड्यूसम जनरिस. ये जो एक लास्ट रूल है, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे. तो रूल ऑफ एड्यूसम जनरिस में क्या बोलता है, मीन्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज. Rule means where act enumerate different subject general word following the specific word are to be construed with reference to the word that precede them. बोला गया है, सिंपल सी बात है, जब जनरल वर्ड किसी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब बोला गया है कि जब जनरल वर्ड जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे लगे हैं, तो जनरल वर्ड्स को भी वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हों. तो क्या बोला गया है कि when the general words are ahead या फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड दे वर कंस्ट्रूड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक वर्ड. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे कि टीवी, म्यूज़िक सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम. अब भैया इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डीवीडी आएगा, म्यूज़िक प्लेयर आएगा, पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच थोड़ी ना आएगी, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड है टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, और अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक जनरल वर्ड है. अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम जनरल वर्ड है तो ऐसा थोड़ी ना कि सब यूज़ कर देंगे, वो तो हम देखेंगे कि किसके साथ वो अटैच है. देखा जाए तो टीवी और म्यूज़िक सिस्टम के साथ अटैच है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डीवीडी, MP4, सेट टॉप बॉक्स आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉच तो आने से रही. एक और क्वेश्चन है, एक और था कि जैसे कि वॉर, डिस्टर्बेंस और एनी अदर कॉज. अब वॉर, डिस्टर्बेंस और एनी अदर कॉज बोला है, तो एनी अदर कॉज तो एक जनरल वर्ड है, पर इस जनरल वर्ड को अगर हम एडजेसेंट जेंडर्स लगाए तो उस केस में इसमें राइट्स इंक्लूड कर देंगे, दंगे फसाद इंक्लूड कर देंगे, पर फैमिली डिस्प्यूट थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे. फिर बात आती है जैसे ऑक्स, काऊ, बुल, शीप, हॉर्स. ये जब बोले हैं, ये जो मैंने बोले हैं, और एक्सेट्रा वर्ड इसके आगे यूज़ करके रखा हुआ है. अब एक्सेट्रा एक जनरल वर्ड है, इसमें आप जनरल कोई सा भी वर्ड्स आप ला सकते हो, कि एक्सेट्रा में आप कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी एनिमल को आगे यूज़ कर सकते हो. पर अगर हम रूल ऑफ एडजेसेंट जेंडर्स लगाए, कि जो मैंने सारे वर्ड बोले, गोट, शीप, हॉर्स, ऑक्स, काऊ, बुल, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल है, तो आगे जो भी वर्ड आएंगे वो डोमेस्टिक एनिमल के आएंगे. और डोमेस्टिक एनिमल में भी इंपॉर्टेंट ये है कि डोमेस्टिक एनिमल सारे 4 लेग वाले, तो इसमें कार्निवोरस एनिमल नहीं आएंगे, वाइल्ड एनिमल नहीं आएंगे, और 2 लेग के डोमेस्टिक एनिमल भी नहीं आएंगे, बर्ड भी नहीं आएगा. जैसे एक और है क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मिल्क पॉलिश, एक्सेट्रा. अब एक्सेट्रा के आगे जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, तो अब एक्सेट्रा में हो गया कि जैसे कुछ दूसरी चीज़ आ गई, तो उसमें मॉइस्चराइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड्स अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक वर्ड्स है एक तरीके से मेकअप के, तो हम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, पर बूट पॉलिश इधर यूज़ तो कर नहीं पाएंगे. तो ये रूल ऑफ एडजेसेंट जेंडर्स है. तो एक्सप्लेन इधर अगर हम क्वेश्चन देखें, जैसे कि सिंपल सी बात है, इधर भी ऐसे ही देके रखा है कि वॉर डिस्टर्बेंस एंड अदर राइट्स, तो उसमें फैमिली डिस्प्यूट नहीं आएगा. फिर हमने अदर एनिमल बोला तो वाइल्ड एनिमल नहीं आएंगे, नॉट इंक्लूड वाइल्ड एनिमल, जैसे कि काऊ, हॉर्स, बुल, ये सब बोला हमने, तो वाइल्ड एनिमल नहीं आएंगे. आर्म, एम्यूनेशन, गन पाउडर और एनी अदर गुड्स बोले, तो एनी अदर गुड्स भी वैसे ही आएंगे जो विस्फोट क्रिएट कर रहे हो, उसी कैटेगरी के आएंगे. तो इट इज़ ऑल्सो बी नोटेड दैट court have a discretion whether to apply adjacent generis doctrine in particular case or not. For example, the just and equitable clause in the winding up powers of the court is held to be not restricted by the first 5 situation in the court may wind up the company. The winding up में जब एक सिचुएशन थी कि जब जस्ट एंड इक्विटेबल हो, कोर्ट जो है वाइंडिंग अप दे दे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो
ऊपर की 5 सिचुएशन है, उसी के बेसिस पे ही कोड वाइंडिंग अप कर सकता है। तो हो सकता है कि जो वाइंडिंग अप है कोई नई सिचुएशन आई है जो ऊपर की 5 सिचुएशन में कवर नहीं है, वो कोड को लग रहा है कि डेडलॉक क्रिएट हो रहा है मैनेजमेंट में, तो हो सकता है कि ऊपर की 5 सिचुएशन में अराइज नहीं हो रहा हो, तो उस केस में भैया जो है आप वाइंडिंग अप कर सकते हो। जैसे कि कोई सी बबल कंपनी बनाई गई है, सिर्फ वो कंपनी है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है, कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करती, तो ऐसी कोई सी बबल कंपनी बना के रखी है, तो उस सिचुएशन में जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज उसको लग रहा है, वाइंडिंग अप कर सकते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द रूल ऑफ एडजस्टेम जनरल्स विद रेफरेंस टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू, स्टेट द केसेस वेयर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। तो रूल ऑफ एडजस्टेम जनरल्स की बात करें, द टर्म एडजस्टेम जनरल्स मीन्स द सेम काइंड और स्पीशीज, सिंपली स्टेट द रूल मीन्स where any act enumerate different subject general words following the specific word are to be construed with reference to the word that precede them। सिंपल सी बात है, यही वर्ड लिखना कि भाई जब जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो करते हैं तो कंस्ट्रूट करो विथ रेफरेंस टू द वर्ड प्रीसीड देम। द जनरल वर्ड आर टू बी टेकन एज कंप्लाई द जनरल वर्ड आर टू बी टेकन एज अप्लाइंग टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड as the specific word previously mentioned, unless there is something to show that wider sense has been intended. Thus, the rule of adjacent generis means that the specific word are used over and after this specific word some अगर general words use हो रहे हैं तो general words would take color of the specific word। ये important है कि general word जो है specific word का color लेंगे। For example, dog, cat, cow, buffalo, other animal, तो अदर एनिमल में वाइल्ड एनिमल नहीं आएंगे। हाउएवर देयर आर सर्टन केसेस, अब हाउएवर बोल के पूरा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। हाउएवर में क्या बोल रहे हैं कि कुछ सर्टन केसेस और सर्कमस्टेंस आ सकते हैं, कुछ केस और सर्कमस्टेंस आ सकते हैं ऑन विच दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। वो केसेस आ सकते हैं जब ये रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते। दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टेंट जनरल्स अप्लाई only when specific words are all of similar nature। okay, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टेंट जनरल्स जो है तभी अप्लाई होगा जब स्पेसिफिक वर्ड्स है वो सिमिलर नेचर के हो, आर ऑफ सिमिलर नेचर। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर ऑफ similar nature। तो when they are of different categories then the meaning of general word following the specific word remain unaffected। तो ये exceptions था। These general words would not take color of earlier specific word अगर specific nature के words नहीं हो तो। Again, if the particular word used exhausts the whole genus या category, then the general word are to be construed as covering the large genus। Again, if the particular word used exhausts the whole genus, then the general word are to be construed as covering the larger genus। Further, the court have a discretion whether to apply adjacent generis doctrine। तो कोर्ट के पास तो डिस्क्रिशन है कि वो अप्लाई करे कि नहीं करे in a particular case or not। For instance, just or equitable clause है binding up में, power of court is held not to be restricted by the first 5 situations in which the court may bind up। तो first 5 situation पे ही restrict नहीं होना है, कोर्ट की इच्छा है भैया जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज में अगर उसको कोई सा क्लॉज लग रहा है जो फिट फॉर बाइंडिंग अप उसको लग रहा है डेडलॉक इन मैनेजमेंट ऑफ बबल कंपनी, तो उस केस में उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है इन 5 सिचुएशन में जिस पे कोर्ट वाइंड अप कर सकती है। वो अगर कोई सा दूसरा केस लग रहा है उस पर भी वो वाइंड अप कर सकती है। तो इस तरीके से हमने जो है पर्टिकुलर हमने प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमने पढ़े और इसको जल्दी भी कवर कर सकते थे, पर यार पर्टिकुलर हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्वेश्चन के साथ करा है तो एक हमको अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि हमने लेटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ा, एज इट इज समझना है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था कि इंटेंशन समझना है, हारमोनियस में हमको हारमोनी बिठानी है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा था, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में हमको ऑब्जेक्ट देना है जिसमें हमने प्रोस्टिट्यूशन वाला एग्जांपल देखा था,
कि ऑब्जेक्ट क्या है, वाइडर मीनिंग देना है कि नहीं देना है। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में हमने एंड और की बात करी थी। एडजेसेंट जनरल्स में अगर हम बात करें तो एडजेसेंट जनरल हमने समझा था कि जनरल वर्ड्स जो है वो टेक कलर ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ सिमिलर नेचर, उससे कुछ एक्सेप्शंस पड़े थे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ों को तो हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज कर लेंगे। बट पॉइंट ये है कि एक बार अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू पढ़ रहे हो और आज तक आपने नहीं पढ़ा है तो बेटर है कि उसको एक बार में तरीके से पढ़ लो ताकि दिमाग में वो बैठ जाए। अब बैठ जाएगा तो अच्छे से वो जो है पर्टिकुलर पोजिशन अच्छे से हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर ये वाला रिवीजन वीडियो ओवर होता है और हम हमारे नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ सजेशंस देने हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देना हो तो चलेगा, आप दीजिए, उसको सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करा जाएगा। थैंक यू। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।